बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला जनवरी के आखिर में 6 जजेस की जानिब से जारी किया गया, लेकिन उसमें तफसीली वजूहात जो लिखी गई वो 5 जजेस की जानिब से लिखी गई। 4 जजेस ने मुश्तरका एक फ़ैसला लिखा और याहिया अफरीदी साहब ने अपना अलग एक नोट लिखा और जो मंजूर मलिक साहब हैं उनके सिर्फ दस्तखत थे। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं ताकि मैं आपको पहले बताऊं कि उमरता बंदियाल साहब ने जो फैसला लिखा है वो फैसला उन्होंने कौन सा लिखा है। और ये जो पहली वीडियो ये करने जा रहा हूँ, पहले भी जो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, मंसूर अली शाह साहब और मजहर मियां खेल साहब और याहिया अफरीदी साहब, मंजूर मलिक साहब, उनका जो फैसला था जो 6 जजेस का, जिसमें सिर्फ उनके साइन बाद में हुए मंजूर मलिक साहब के, वो जो है उस पर भी मैंने 4 वीडियोस की थी, इस पर भी 4-5 वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि उमरता बंदियाल साहब ने पैराग्राफ नंबर 15 से 25 में क्या लिखा है, क्योंकि उमरता बंदियाल साहब ने जो शुरू में लिखा है वो फैक्ट्स लिखे हैं, बैकग्राउंड लिखा है, शॉर्ट ऑर्डर्स के हवाले दिए हैं, उन पर भी चलें फिर बात कर लेंगे। लेकिन पैराग्राफ नंबर 15 से शुरू करते हैं। और पहले जो 10 ये पैराग्राफ जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, लेकिन वो बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो है वो बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस हैं और बहुत तल्ख सवालात उठाए गए हैं कि जजेस का एहतसाब क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए, कैसे काजी फ़ाइज़ साहब से सवाल जवाब किए बगैर, मनी ट्रेल लिए बगैर कैसे केस बंद कर दिया गया। इस हवाले से उमरता बंदियाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उससे पहले ये सारा जो बैकग्राउंड है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं और फिर 4-5 वीडियोस में उधर भी जाऊँगा जहाँ पे बहुत सख्त जो है वो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं और मुनीब अख्तर साहब ने जो लिखा है उस पर भी बाद में आते हैं। ये 4 जजेस का ये फैसला है उमरता बंदियाल साहब का, जस्टिस सजाद अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब का। ये वो 4 जजेस हैं जो इस बात पर अब भी कायम हैं कि जजेस का एहतसाब होना चाहिए, जजेस जवाबदेह हैं और जजेस का एहतसाब बाकी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे ज़्यादा एक कड़ा उनसे एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि ये सबका एहतसाब करते हैं। जो सबका एहतसाब करते हैं उनका तो सबसे कड़ा जो है वो एहतसाब होना चाहिए। उमरता बंदियाल साहब ने जो लिखा है ये 45 पैराग्राफ्स हैं इसके, और जो उमरता बंदियाल साहब ने अपने फैसले का आगाज़ किया है वो सूरत निसा की आयत नंबर 135 से किया है और उसमें उसका जो तर्जमा है उसका तर्जमा यह है कि ए ईमान वालो, तुम इंसाफ पर मजबूती के साथ कायम रहने वाले महज अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हो जाओ, ख्वाह गवाही खुद तुम्हारे अपने या तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों के ही खिलाफ हो, अगरचे जिसके खिलाफ गवाही हो मालदार है या मोहताज, अल्लाह इन दोनों का तुमसे ज़्यादा खैर खा है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना किया करो कि अदल से हट जाओगे, और अगर तुम गवाही में पेशदार बात करोगे या हक से पहलू तही करोगे तो बेशक अल्लाह इन सब कामों से जो तुम कर रहे हो खबरदार है। ये इरफानुल कुरान से मैंने इसका तर्जमा लिया है। अच्छा, अब आ जाए जनाब पैराग्राफ नंबर, उन्होंने उमरता बंदियाल साहब ने तो ज़ाहिर है वो इंग्लिश में लिखा है, मैं उर्दू में जो इरफानुल कुरान से जो तर्जमा है वो आपके मैंने सामने रखा है। पैराग्राफ नंबर 2 तो 10 में केस का जो बैकग्राउंड है, जो फैक्ट्स हैं वो बताए गए हैं, और फिर इसी तरह से पैराग्राफ नंबर 11 से 13 में जो रिव्यू की ग्राउंड्स ली गई काजी फ़ाइज़ साहब या उनकी अहलिया की जानिब से उनको लिखा गया है। पैराग्राफ नंबर 14 में जो शॉर्ट ऑर्डर है जो 26 अप्रैल का, उसके बारे में बताया गया है। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 15, पैराग्राफ नंबर 15 से 25 पे अब हम जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 15 में उमरता बंदियाल साहब लिखते हैं, इसका ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले 7-3 से फैसला आया था, 10 के 10 जजेस ने सदारती रेफरेंस को कलअदम कर दिया था, लेकिन आगे बढ़कर 7 जजेस ने ये मामला FPR को भेजा था। FPR को कहा था कि वो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और उनके बच्चों से जवाब लेंगे, उनके जवाब के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाएगी, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझेगी कि काजी फ़ाइज़ साहब से इसके बारे में पूछना है तो वो पूछेगी, वरना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने रिव्यू किया, रिव्यू में केस वो जीत गए। 6 जजेस ने वो जो 7 जजेस का फैसला था उसको कलअदम कर दिया, और 4 ये जजेस हैं जिन्होंने खिलाफ किया उस फैसले से। ये अपने उस फैसले पर कायम रहे जो 19 जून 2021 को इन्होंने दिया था, और फिर 23 अक्टूबर 2021 को इन्होंने डिटेल्ड रीजंस इन्होंने जारी की थी कि ये था इनका फैसला 2020 में, 23 अक्टूबर 2020 में, और फिर 2021 में तो आकर, और 26 अप्रैल 2021 को जो 6 जजेस हैं उन्होंने इन 7 जजेस के फैसले को कलअदम कर दिया था, और उन्होंने वो तमाम इख्तियार, वो अहकामात, तो वो कार्रवाई, वो रिपोर्ट्स, उन सबको ख़त्म कर दिया था जो कि इनके ऑर्डर के नतीजे में FPR ने की थी। अब आ जाएं फिर उसके रिव्यू का तो फैसला 26 अक्टूबर को आ गया था काजी फ़ाइज़ साहब के हक में, लेकिन जनवरी 2022 में आगे तफसीली फैसला जारी हुआ, और उस तफसीली फैसले के बाद अब
ये इख्लाफी नोट जो है वो इन जजेस का जारी हुआ है। पैराग्राफ नंबर 15 में कहा गया है कि फ्रीकैन के दलाइल के तजिए से कबल हम ये मुनासिब समझते हैं कि आइन के आर्टिकल 188 जिसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के रूल 1 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, उसके तहत बयानशुदा नज़रसानी की रेमेडी के तयशुदा पैरामीटर्स को बयान करें कि ये जो रिव्यू होती है, जब कोई फैसला आ जाता है तो उसका रिव्यू किन चीज़ों पर होता है, क्यों रिव्यू किया जाता है, किस हद तक किया जाता है, उसका दायरा इख्तियार क्या है, किस हद तक है। उसमें वो लिखते हैं कि इन रूल्स में जो बताए गए हैं इनमें बयान किया गया है कि किसी सिविल मामले में नज़रसानी का मामला उन्हीं ग्राउंड्स पर आगे बढ़ेगा जिन्हें CPC के रूल 1 में बयान किया गया है। इसमें नज़रसानी के 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, किसी नए और अहम मामले का इंकशाफ जो मुतासरा शख्स के इल्म में नहीं था, या फिर जब हुक्म सादिर हुआ या हुक्मनामा जारी हुआ उस वक्त मुतासरा शख्स की जानिब से ऐसा मामला पेश नहीं किया जा सका। यानी रिव्यू इस सूरत में हो सकता था कि काजी फाइज़ साहब को ऐसी चीज़ ले आते रिव्यू में, यानी को मनी ट्रेल देते थे, कोई रसीदें दे देते, कोई ऐसी चीज़ जो पहले वो नहीं दे सके थे अब वो दे देते कि मैं उस वक्त नहीं दे सका, या कोई ऐसी चीज़ जो कि थी रिकॉर्ड के ऊपर लेकिन फैसला लिखते हुए जजेस उसको नज़रअंदाज कर गए और उनको बताया गया कि सर ये मनी ट्रेल तो ये सारी मौजूद थी, आपने देखा ही नहीं है। वो कहते ओहो अच्छा ये तो मनी ट्रेल मौजूद थी, रसीदें मौजूद थी, सॉरी हमारा फैसला गलत था, हम नज़रसानी करके और अब अपना वो फैसला जो है वो हमारा गलत था, अब हम ये फैसला काजी फाइज़ साहब के हक में कर रहे हैं। दूसरा यह है कि रिकॉर्ड पर कोई नुमाया गलती होती। नंबर 3, कोई भी और जो है वो कोई वजह ऐसी होती, कोई काफ़ी वजह जो है उस वजह से रिव्यू किया जा सकता है। पैराग्राफ नंबर 16 में लिखा गया उमर बंदियाल साहब की जानिब से कि मौजूदा नज़रसानी दरखास्तों में दरखास्त गुजारों की जानिब से सिर्फ दूसरे असूल को उठाया गया है। दूसरा असूल क्या है कि रिकॉर्ड पर नुमाया गलती। अदालत की जानिब से कई मौके पर रिकॉर्ड पर नुमाया गलती के जुमले पर रोशनी डाली है। ताहम अब्दुल गफ़ार अब्दुर्रहमान बनाम असगर अली केस फैसले में इस जुमले पर तफसील से रोशनी डाली गई है। इस फैसले में बयानशुदा असूलों के बाद की बाद में पैरवी की गई और बाद के फैसलों में इनमें तोसी की गई। इन असूलों का खुलासा कुछ यूँ है कि ये जो है कि रिकॉर्ड पर नुमाया गलती से क्या मुराद होगा। उसमें जो खुलासा लिखा गया है 5 पॉइंट्स पे मुश्तमिल वो ये है। नंबर 1, अदालत की जानिब से दिए गए हर फैसले को केस में उठने वाले नुकात पर हतमी फैसला तस्वर किया जाएगा। नंबर 2, गलती नुमाया होनी चाहिए और उसकी खोज के लिए तफसीली बहस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, गलती ना सिर्फ नुमाया होनी चाहिए बल्कि उसका केस के नतीजे पर इतना अहम असर होना चाहिए कि ये केस का फैसला तब्दील कर दे। नंबर 4, नज़रसानी को महज इसलिए बरकरार नहीं रखा जा सकता कि अदालत की जानिब से मुख्तलिफ फैसला किया जा सकता था। नंबर 5, नज़रसानी को अपील या जो पूरी एक्सरसाइज है उसको रिवाइज नहीं करना, उसको दोहराना नहीं है कि पूरी दोबारा जैसे री हेयरिंग नहीं होती। जो रिव्यू होता है वो इस हद तक होता है कि आपने जो फैसला होता है उसमें कोई बड़ी गलती दिखानी होती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि मौजूद थी रिकॉर्ड पर और उसको जजेस ने नहीं पढ़ सके, नहीं देख सके, या कोई ऐसी चीज़ थी जो दरखास्तदार उस वक्त पेश नहीं कर सकता था जब केस चल रहा था, वो बाद में ले आया तो तब रिव्यू हो सकता है। यानी रिव्यू का जो दायरा इख्तियार है वो बड़ा महदूद है। ये री हेयरिंग नहीं होती कि जीरो से दोबारा शुरू करें। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 17 में लिखा गया है कि इन असूलों से बुनियादी नुकता उजागर होता है कि नज़रसानी के दायरा इख्तियार की नोयत महदूद है और नज़रसानी सिर्फ उस वक्त कामयाब होगी जब यह दिखाया जा सके कि फैसले में किसी गलती ने केस के नतीजे को तब्दील कर दिया है, चाहे ऐसा जुज़वी हो या मुकम्मल तौर पर। इसी तनाजुर में फाजिल दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सरीन एसे की जानिब से अक्सरियती फैसले के खिलाफ उठाए गए एतराज़ात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इनके एतराज़ात क्या थे? काजी फाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया के FBR और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अहकामात देने का मामला। इख्तिलाफी नोट के पैराग्राफ नंबर 18 में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और सरीन ईसा की जानिब से जो बड़ा इशू उजागर किया गया था वो ये था कि FBR और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इस अदालत की जानिब से अहकामात देने के लिए दायरा इख्तियार के फुकदान से मुतालिक था। यानी वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस ने जब ये हुक्म जारी किया FBR को कि आप जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों से सवाल करें, उनको नोटिस जारी करें और फिर उसकी रिपोर्ट बनाएं और वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखी जाएगी, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे ही नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म गलत दिया, सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं था, उसके पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार नहीं था, आईनी तौर पर ये इख्तियार नहीं था। दलाइल दिए गए कि आइन के आर्टिकल 175(2) के तहत पाकिस्तान की अदालतें सिर्फ उसी दायरा इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं जो आइन और कानून की जानिब से उन्हें दिया गया है। ये कहा गया कि आइन के आर्टिकल 184(3) भी मददगार नहीं था। ये जो सो मोटो जुरिस्डिक्शन है अदालत की, जो सो मोटो अदालत लेकर या अपने 184(3) के अख्तियार को इस्तेमाल करके अहकाम जारी करती है, वो कहते हैं यहाँ पर वो नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि 2 बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई 184(3) की। कौन सी है वो बुनियादी ज़रूरियात? नंबर 1, बुनियादी हकूक़ की ऐसी खिलाफवर्जी जिससे अवाम वसी पैमाने पर मुतासिर हो और अवामी अहमियत का मामला, ये दोनों चीज़ें नहीं पूरी होती। कि वो ये कहते हैं कि इसमें ये कोई अवामी अहमियत का मामला नहीं था काजी फाइज़ साहब वाला मामला, ना ही
ये कोई इससे वसी पैमाने पर कोई अवामी जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी खिलाफवर्जी हुई है, तो इसलिए 184(3) इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था। ये काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से ये दलील दी गई और उनकी अहली की जानिब से, जिस दलील को ज़ाहिर है उनके हामी उनके हक़ में फ़ैसला देने वाले जजेस जो हैं उन्होंने माना भी सही। उसके बाद उमर बंदियाल साहब कहते हैं कि सादा अल्फाज में कहा गया कि एक प्राइवेट शख्स के टैक्स अमूर में पब्लिक इंटरेस्ट का पहलू नहीं हो सकता। आखिर में ये दलाइल दिए गए कि अदालत 2019 की आईनी दरखास्त नंबर 17 को मंजूर या मुस्तरद कर सकती थी या किसी और इस्तदा को मुस्तरद कर सकती थी, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नॉन पार्टीज़ को अहकामात का इजरा नहीं कर सकती थी। या ये कहना चाहते हैं उमर बंदियाल साहब के काजी फाइज़ साहब की जानिब से कहा गया कि जब उनके सामने मैंने ये दरख्वास्त दी अदालत के सामने कि हुकूमत ने जो रेफरेंस मेरे खिलाफ भेजा है सदारती रेफरेंस वो गलत है, तो अदालत ये कह सकती थी कि रेफरेंस ठीक है या गलत है। आगे जो अदालत ने ये अहकामात जारी किए, FBR को अहकामात जारी किए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अहकामात जारी किए, ये नहीं कर सकती थी अदालत। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये एक प्राइवेट पर्सन का मामला है, मेरी अहलिया जो है वो एक प्राइवेट पर्सन है, उसका मामला था, उसके टैक्स अमूर का मामला था। एक प्राइवेट शहरी के टैक्स का मामला अवामी अहमियत का कैसे हो सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कैसे हो सकता है, 184(3) में कैसे आ सकता है, सो मोटो पावर्स आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, तो इस पे वो कहते हैं कि इसलिए ये गलत किया गया। पैराग्राफ नंबर 19 में कहा गया है कि दरखास्त गुजारों की इस दलील पर कोई एतराज़ नहीं, दरखास्त गुजारों की इस दलील पर कोई एतराज़ नहीं कि अदालतों के पास सिर्फ वही दायर इख्तियार होता है जो उन्हें आइन और कानून की जानिब से तफवीज़ किया जाता है। ताहम फाजिल दरखास्त गुजारों की जानिब से दायरशुदा दरखास्त में अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत तफवीज़ शुदा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार का इस्तेमाल किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) और 187 सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो मुकम्मल इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। ये अच्छी तरह से तस्लीम शुदा है कि जब यह अदालत इन शिकों के तहत कार्रवाई करती है तो ऐसे अहकामात जारी कर सकती है जो फ्रीकैन की इस्तदा और दरख्वास्त से बाहर हों। यानी जब अदालत ये इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है तो फिर जो दरख्वास्त गुजारों ने जो मांगा होता है उससे आगे अदालत निकल सकती है, उससे आगे जाके अहकामात जारी कर सकती है। इस हवाले से हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान न्याजी केस का हवाला दिया जाता है, जिसमें इसी अदालत ने लिखा था कि इस अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात या अहकामात फ्रीकैन की इस्तदा से बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनके जवाब इस अदालत में ज़ेर इल्तवा तनाज़े के हल के लिए ज़रूरी हैं। इमरान खान साहब का जो केस था जो हनीफ अब्बासी उनके खिलाफ गए थे, उसमें हनीफ अब्बासी ने बहुत कुछ इमरान खान के खिलाफ ऐसा कहा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था, उन्होंने सवाल भी नहीं उठाए थे। जितने अदालत ने खुद इमरान खान साहब के हवाले से सवाल उठाए, उनसे सवाल किए, उनका इमरान खान साहब ने फिर जवाब दिया। तो अदालत ने खुद अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान से वो सवाल पूछे थे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, और इमरान खान ने वो तमाम जवाब दिए और इमरान खान क्लियर हुए। यानी बहुत सी सवाल उठाए नहीं थे हनीफ अब्बासी ने, जो अदालत ने अपनी तरफ से उठाए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह जुल्फ़िकार अली बाबू बनाम हुकूमत पंजाब केस में इस अदालत ने करार दिया कि इस अदालत के पास मुतलका कवानीन के ज़ेर इल्तवा मामला हो तो आइन के आर्टिकल 187 के तहत इस अदालत की जानिब से मुनासिब रिलीफ की फराहमी का इख्तियार इस्तदा या बसूरत दीगर की टेक्निकलिटी से कंट्रोल नहीं होता। ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं उठाए जा सकते जब सुप्रीम कोर्ट 184(3) के या 187 के इख्तियारात इस्तेमाल करती है। ये आम कानून भी है कि अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में अदालत रिलीफ को कार्रवाई के दौरान सामने आने वाले हक़ाइक़ और हालात के मुताबिक मोड़ सकती है। ये आगे मोहम्मद असगर खान बनाम मिर्ज़ा असलम बेग केस। इसलिए इन तस्दीक शुदा असूलों जिनमें अदालत की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की हद और उसकी मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार की तारीफ़ की गई है की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों का यह दावा बेवज़न है कि इस अदालत को सिर्फ पिटीशन में मांगा गया रिलीफ देने का ही इख्तियार था। कि वो जो कह रहे हैं ना कि या जो हम दरख्वास्त लेकर आए थे या आप उसे एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते, आपके पास ये इख्तियार नहीं था जो आपने अहकामात FBR को दिए, तो वो कहते हैं ये बेवज़न है, ये इनका ये दलील जो काजी फाइज ईसा की जानिब से उठाई गई है। पैराग्राफ नंबर 20 में कहा गया है कि ये दलील भी हमें मुतासर करने में नाकाम रही कि किसी निजी शहरी के टैक्स मामलात आइन के आर्टिकल 184(3) को अट्रैक्ट नहीं करते। इस दलील में वजन होता अगर मामले में मुलविस दरख्वास्त गुजार हकीकत में निजी शहरी होते। ताहम मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अहलिया के माली अमूर से मुतलिक है। यानी वो कहते हैं कि हाँ हम मान लेते हैं आपकी बात कि जो एक शहरी है उसके टैक्स मामलात में 184(3) का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ये दुरुस्त होता, यहाँ ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये मामला एक आम शहरी का नहीं है, एक प्राइवेट शहरी का नहीं है, एक जज और उसकी अहलिया का मामला है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ताहम मौजूदा केस सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलिया के माली अमूर से मुतलिक है। जजिस के काम और माशरे में उनके मुनफरिद मकाम की नोयत से जो ज़रूरी बात सामने आती है वो ये कि दीगर सरकारी मुलाजमीन की मानद
जजेस से भी ये तवक्को की जाती है कि वो अपने शरीक हयात और ख़ानदान के अफराद के माली अमूर से आगाह रहने के लिए माकूल कोशिशें करें। बहवाला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के 23 अक्टूबर 2020 के तफसीली फैसले का पैराग्राफ नंबर 38, जिसमें कहा गया है कि पहली नज़र में तो अपने ख़ानदान के अफराद के माली अमूर से आगाह रहने का फरीज़ा फरसुदा लगता है, क्योंकि जदीद इल्म कानून रियासत और माशरे से फ़र्द के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है। ताहम जजेस पर ऐसे फ़राइज़ की मंतक समझने के लिए इस फरीज़े का जजों के काम की नोयत और माशरे में उनके मकाम से तल्लुक़ को समझने की ज़रूरत है। जज कानून के तहत एक बड़ी अथॉरिटी है, अफजल अथॉरिटी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। जो उनके पास इख्तियारात हैं वो आम लोगों के पास, आम अफसरान के पास वो इख्तियारात नहीं है जो जजेस के पास होते हैं। अच्छा, वो जजेस जो हैं वो साइलिन के दरमियान तनाज़ात पर फैसले करते हैं, अपने सामने पेश होने वाले अफ्रीकैन को जवाबदेह ठहराते हैं, उन पर जिम्मेदारियाँ आयद करते हैं और उन्हें रिलीफ देते हैं। उनके इख्तियारात के साथ केसेस को मुनसिफाना, आज़ादाना और कानून के मुताबिक निपटाने की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इन हालात में जजेस के लिए यह ज़रूरी है कि वो अपने ख़ानदान के अफराद के माली अमूर से मुतल्लिक़ आगाह रहने के लिए माकूल कोशिशें करें। ऐसा वो इसलिए करे जब उसके सामने कोई ऐसा केस आए जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ख़ानदान के किसी रुकन का ज़ाती मफाद हो, तो ऐसे केस से खुद को अलग कर सकता है। ताहम जजेस पर यह भारी जिम्मेदारी आयद करने का यह वाहिद मकसद नहीं है। एक और अहम वजह जो जजेस से इस बात का तकाजा करती है कि वो अपने ख़ानदान के अफराद के माली अमूर से बाखबर रहें, कानून की ये नीयत है कि वो जज की फैमिली को इस बात से रोके कि वो जज की राय और नज़रियात पर असरअंदाज होने का सबब ना बने। इससे जजेस की आज़ादी और दयानतदारी को यकीनी बनाने के साथ साथ अदलिया के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होता है। जज को पता होना चाहिए उसकी फैमिली के क्या बिजनेस हैं, क्या कारोबार है, वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। ये ना एक जज एक केस सुन रहा हो, उसके अपने बेटे का, उसकी अपनी बीवी का कोई कारोबार हो, कहीं वो पार्टनर हो और वो केस वो जज बैठा सुन रहा हो, उसको पता होगा तो वो जब केस सामने आएगा वो कहेगा यार इसमें तो मेरे बेटे के शेयर्स हैं, मेरा बेटा यहाँ काम कर रहा है, मेरी बेटी यहाँ काम कर रही है, मेरी बीवी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए, और वैसे भी उसको पता होना चाहिए कि उसके बीवी बच्चों के असासे और जायदादें कहाँ से बन रही हैं। पैराग्राफ नंबर 21 में कहा गया है कि जजेस पर आयद ये जिम्मेदारी कि उन्हें अपने ख़ानदान के अफराद के माली अमूर से आगाह रहना चाहिए या उन्हें इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए, ये पाकिस्तान के इन कवानीन में भी पाई जाती है जो सरकारी मुलाजमीन की अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, गैर वज़ाशुदा दौलत से मुतल्लिक हैं। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 41 के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल में लाते हुए बैंकों और DFIs के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशंस बनाए। दीगर मकासद के साथ इन रेगुलेशंस का एक मकसद चंद मखसूस अफराद जो बैंकों और DFIs कस्टमर्स हैं उनकी दौलत और फंड्स के ज़राए को जानना है। इन अफराद में पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस भी शामिल हैं। पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी तारीफ में जजेस को भी शामिल किया गया है। पार्ट बी के रेगुलेशंस नंबर 31 में बैंकों से तकाजा किया गया है कि वो पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस और उनकी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन रेगुलेशंस में फैमिली मेम्बर्स की तारीफ यूँ की गई है, पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस के फैमिली मेम्बर्स में उनका शरीक हयात शामिल है और उनके बच्चे शामिल हैं। यानी एक अगर फीमेल ब्यूरोक्रेट है तो उसका खामिद उसमें शामिल है, और फीमेल जज है तो उसका खामिद शामिल है, मेल जज है तो उसकी बीवी शामिल है, उसके बच्चे शामिल हैं। पैराग्राफ नंबर 22 में कहा गया है कि फैमिली मेम्बर्स को पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस के तौर पर लेने और उनसे मुतल्लिक ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने के पीछे मंतक को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन के हदायत से समझा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि FATF की सिफारिशात में तकाजा किया गया है कि पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस के फैमिली मेम्बर्स और करीबी साथियों को दौलत की नकलो हरकत के मकसद के लिए उनके तल्लुक़ के नाजायज़ इस्तेमाल के इम्कान की वजह से पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सनस के तौर पर लिया जाएगा। देखें, जो भी पोलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन होगा, जज होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, हुक्मरान होगा, अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग होंगे, उनका अगर उनकी बीवी बच्चों का आप एहतियात नहीं करेंगे, कल को वो पैसे बनाएंगे उनके नाम पे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बाहर भेजेंगे और आप कहते हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता, तो उनके बीवी बच्चों के ऊपर भी पूरी एक चेक होगा, देखा जाएगा उनके मामलात को भी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और पब्लिक सर्वेंट को तफवीज़ करदा अमानतदारी के फरीज़े एक तवील अरसे से वफाकी और सूबाई कानून में बयान किए गए हैं। ये फैमिली मेम्बर्स के गैर वज़ाहतशुदा असासों के लिए पब्लिक सर्वेंट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी अगर एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके बीवी बच्चों के सासों जायदादें सामने आई और उसके बीवी और बच्चे वजाहत नहीं दे सकते, तो उसके कंसिक्वेंसेज, उसके नताइज पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए होंगे। अगर हसन नवाज, हुसैन नवाज अपनी जायदादों के बारे में नहीं बता सके तो उनका जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को ठहराया गया, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। इस मौजू पर अवलीन तरीन कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 है। मज़कूरा एक्ट का सेक्शन 5(1)(e) पब्लिक सर्वेंट्स पर उनके ज़ेर कफ़ालत फैमिली मेम्बर्स के हवाले से आयद जिम्मेदारियों की नोयत और हद से मुतालिक बयान करता है।
इस सेक्शन में कहा गया है कि एक पब्लिक सर्वेंट के बारे में कहा जाएगा कि उसने मुजरमाना मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया अगर वो या उसके किसी ज़ेर कफालत फ़र्द के ज़ेर कब्ज़ा ऐसे वसाइल या जायदादें हैं जो उसके मालूम ज़राए आमदन से ज़ायद हैं और जिससे मुतालिक पब्लिक सर्वेंट माकूल जवाब नहीं दे सकता। इस एक्ट में ज़ेर कफ़ील अफराद की तारीफ में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट के ज़ेर कफ़ील अफराद से मुराद उसकी अहलिया, बच्चे, सुतेले बच्चे, वालदैन, बहनें और छोटे भाई हैं जो उसके साथ रह रहे हों और मुकम्मल तौर पर उसके ज़ेर कफ़ालत हों। नायब ऑर्डिनेंस 1999 में भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के ज़ेर कफ़ालत अफराद या बेनामी इदारों के हवाले से इसी तरह की जिम्मेदारी को मुंसलिक किया गया है। पैराग्राफ नंबर 23 में कहा गया है कि खान असफंद यार वली बनाम वफाक पाकिस्तान केस के फैसले के लिहाज से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 और नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक आला अदलिया की जजत पर नहीं होता। इसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जजेस के कंडक्ट की जांच के लिए दीगर पब्लिक होल्डर्स और पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू शुदा कानूनी टेस्ट और मेयार को इस्तेमाल में ला सकती है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन पर कोई कानून एहतसाब का और अप्लाई नहीं होता, कोई फोरम नहीं है, FIA नहीं उनसे पूछ सकती, FBR उनसे नहीं पूछ सकती, पुलिस उनसे नहीं पूछ सकती, कोई नैब उनसे नहीं पूछ सकती। उनको एक ही इदारा, एक ही फोरम पूछ सकता है, वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो ये सारे कवानीन हैं, ये नहीं है कि ये इन पे फिर अप्लाई नहीं होते, इनको अप्लाई कर सकती है क्योंकि जज का जो मयार है, जो उसका मकाम है, वो इन सबसे ऊपर है, तो उसका एहतसाब भी फिर इन सबसे ऊपर होगा और सख्त होगा। दर हकीकत जजेस को हटाने के लिए माजी में की जाने वाली कार्रवाइयों से इस अप्रोच की तस्दीक होती है। इस ज़िम्मन में रियासत बनाम जस्टिस इखलाक हुसैन केस का हवाला दिया जाता है जिसमें अदालत ने एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ टैक्स बचाने के इल्ज़ाम पर फैसला दिया था और जिसके तहत इस जज को हटाने की सिफारिश की गई थी। इसी तरह सदर बनाम जस्टिस शौकत अली केस में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ तिजारत और सनद की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर कंपनी लॉ के असूलों का इतलाक करके जज को हटाने की सिफारिश की थी। जज ने टैक्स चोरी किया, कंपनी लॉ का गलत इस्तेमाल किया, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे भी बाकी जो कवानीन है उनका इस्तेमाल होगा। भारत और कनाडा जैसे ममालिक में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सुमित्रा सिंह पर 1993 में 33 लाख के गबन का इल्ज़ाम लगा। चेयरमैन राज्यसभा की जानिब से बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने 10 नवंबर 2010 को उन्हें मुजरिम ठहराया, उन्होंने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, तो यानी अब जो है वो हवाला दिया जा रहा है कि बाकी मुल्कों में भी ऐसा होता है कि चाहे जज जो है वो टैक्स चोरी करे, टैक्स बचाए, तो जज को जो है वो सज़ा दी जाती है। उसके बाद जो कनाडा की एक अदालत के जज जो हैं उन पर दीगर इल्ज़ामात के साथ साथ 1987 से 1992 के अरसे में लगभग 1 किलो कोकेन की खरीदारी का इल्ज़ाम था। इंक्वायरी कमेटी ने 18 नवंबर 2015 को पहली इंक्वायरी में उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया, लेकिन 20 फरवरी 2018 को दूसरी इंक्वायरी में इंक्वायरी कमेटी और कनाडा की जुडिशल कौंसिल दोनों ने पहली इंक्वायरी में झूठे और धोखाधड़ी पर मबनी शवाहिद देने पर उन्हें निकालने की सिफारिश की। बाद में उस जज ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जज ने जो सबूत दिए थे, जो चीज़ें वो गलत थी, जाली थी, उन्होंने हटा दिया उनको और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। पैराग्राफ नंबर 24 में लिखा गया है कि इन मिसालों से ये वाज़ेह होता है कि गर्चा कानून के आम अमल से जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, यानी जो आम अमल है FIA, FBR, नैब, उनसे उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ताहम दीगर पब्लिक सर्वेंट्स के मुकाबले में उनका एहतसाब किसी अलग या कम कानूनी मेयार के मुताबिक नहीं होता। ये नहीं है कि फिर इनका एहतसाब उनसे कम होगा, वो इसी पैमाने के तहत जवाबदेह हैं जो आम पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होता है। इसमें अपनी शरीक हयात और फैमिली मेम्बर्स के गैर वजाहत शुदा असासों के लिए जवाबदेह होना शामिल है। वाहिद फ़र्क यह है कि आला अदलिया का जज एक ऐसे खसूसी फोरम के सामने जवाबदेह होता है जिसे जजेस के खिलाफ मौसूल शुदा मिसकंडक्ट की शिकायत की जाँच के लिए खास तौर पर बनाया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक ऐसा ही फोरम है और इस बात की तौसीक खान असफंद यार वली केस में की गई थी। जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वाहिद हैं जिनका एहतसाब अपने जजेस करते हैं, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 2 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो इनको ना, मैंने जैसे बार बार बता रहा हूँ आपको, नैब, FIA, FBR, पुलिस, कोई इदारा नहीं पूछ सकता जजेस को, सिर्फ एक इदारा पूछ सकता है और वह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। और यहाँ पे काजी फाइज साहब कहते हैं कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी जवाब नहीं दूंगा। आला अदलिया के जजेस के साथ दीगर पब्लिक सर्वेंट्स के मुसावी सलूक करना कोई बेमिसाल चीज़ नहीं। असगर खान केस में जजेस से मुतल्लिक करार दिया गया था कि वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है। ये इसलिए है क्योंकि जज वफाक के अमूर से मुतल्लिक ओहदे पर बराजमान होते हैं। इस जुमले की तारीफ अदालत ने सलाहुद्दीन केस में यूँ की है कि यह वाज़ेह है कि यह हुकूमती या रियासती अमूर का हवाला है जिसमें एक या दूसरी शक्ल में पब्लिक पावर के इस्तेमाल का अंसर मुलविस होता है, यानी पब्लिक सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है जजेस भी। पैराग्राफ नंबर 25 में कहा गया है कि इस तजिए को आगे बढ़ाते हुए तफसीली वजूहात में पब्लिक ऑफिस के खदोखाल का भी जायजा लिया गया है और करार दिया गया है कि जज सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होने के साथ साथ पब्लिक सर्वेंट्स भी थे। पब्लिक सर्वेंट्स के ऑफिस में 5 बड़े अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं। जो भी पब्लिक सर्वेंट होता है उसके 5 अज्जा उसमें मौजूद होंगे। नंबर 1, ऑफिस एक एतमाद है जिसे सरकारी मकसद के लिए दिया गया है।
नंबर 2, ऑफिस के काम कानून के तहत दिए गए हैं। नंबर 3, ऑफिस में हुकूमत के खुद मुख्तार कामों की अंजामदेही का एक हिस्सा होता है, चाहे एग्जेक्टिव हो, लेजिस्लेटिव हो या अदालती हो। नंबर 4, ऑफिस की शराइत और मुद्दत का तयन कानून करता है। और नंबर 5, मुआवजा सरकारी फंड से अदा किया जाता है। ये 5 चीज़ें जहाँ पे होंगी वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में होगा, वो पब्लिक सर्वेंट होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑफिस की इन अज्जा के मुकाबले में जांच की जाती है तो फिर ये वाज़ेह हो जाता है कि इस अदालत के जज दर हकीकत पब्लिक सर्वेंट्स हैं। उनके ऑफिस को आइन के तहत बनाया गया है और इसी तरह उनके दायरे इख्तियार और इख्तियारात को भी वो एक ज़रूरी हुकूमती काम की अंजामदेही करते हैं जो आवाम के लिए इंसाफ का इंतज़ाम है। इनका मुतय्यन दौरानिया होता है जिसे आइन के आर्टिकल 179 में बयान किया गया है और इनका मुआवजा आइन के आर्टिकल 81 के तहत जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उससे अदा किया जाता है। इसके नतीजे में कोई शक नहीं रह जाता कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 216(3) के मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज एक पब्लिक सर्वेंट होता है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। जज पब्लिक सर्वेंट होता है जब बाकी पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनसे जवाब मांगा जा सकता है, उनका एहतसाब किया जा सकता है, तो जजेस का क्यों नहीं किया जा सकता? ये कहना है जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब का अपने फैसले में। पैराग्राफ नंबर 15 से 25 पे बात हो चुकी। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। ये ज़रूरी था ज़रा इसका ये बुनियादी चीज़ें आपको बताना, क्योंकि वजह यह है कि जो उनके हमायत में बात करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जज पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, जज जो है उसका बीवी बच्चों के असासे जायदादों का जवाब देनी होता और जज का जो है वो सिर्फ जो है वो ये इस हद तक एहतसाब हो सकता है। नहीं, जज का एहतसाब उसके क्योंकि इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं तो एहतसाब भी कड़ा होगा। और ये जो पॉइंट्स उठाए हैं उमरताब बंदियाल साहब ने, ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, आपके सामने मैंने रखे। अगली वीडियो में इससे आगे चलेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।